हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी को मेजरमेंट के बारे में, कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की मेजरमेंट्स कैसे करते हैं उसके बारे में हमने देखा था, और मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन देखी थी। सिंपल सी बात है। आज का टॉपिक है वो है वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। टॉपिक क्या है कि वेरिएशन कैसे होगी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के साथ साथ। डाइल्यूशन से आप क्या समझते हैं? डाइल्यूशन का मतलब है हम सोलवेंट की वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं, यानी सोलवेंट की मात्रा बढ़ाते, अमाउंट ऑफ सोलवेंट इंक्रीज करते चले जाएं, तो कोई भी सोल्यूट अपने आप उसमें क्या हो जाएगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। सबसे पहली चीज देखते हैं, कंडक्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में एक बात देख लेना कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होती चली जाती है किसके साथ, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक conductance increases with increase in dilution। ध्यान रखना है, ये है पॉइंट जिसको हमें डिस्कस करना है। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज करती है। और ये क्यों होता है? Because conductance of ions is due to the presence of ions in the solution। सिंपल सी बात है। कंडक्टेंस ऑफ आयन किस वजह से होती है? कंडक्टेंस ऑफ आयंस किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, मैं यहां क्या ले रहा हूं, मैंने एक बीकर लिया, मेरे पास इतना वॉल्यूम है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने एक सॉल्वेंट डाला, यानी इलेक्ट्रोलाइट डाला, C+ और A- आयन फर्निश करेगा। पहले मैंने वॉल्यूम रखी इतनी, ठीक है। जब वॉल्यूम कम है तो क्या होगा, C+ और A- के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ क्या होगा, अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इनकी मूवमेंट या ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, यानी वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की बात कर, कंसंट्रेशन की बात मत करो, यानी ईज ऑफ फ्लो। कंडक्टेंस क्या होती है, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या है, कम, वॉल्यूम कम हो तो ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस भी कम हो गया। जैसे ही वॉल्यूम मैंने इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब क्या है, डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन इंक्रीज हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा दिया, डाइल्यूट कर दिया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्वेंट और डाला, मैं वॉल्यूम यहां तक ले गया, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्यूशन और डाला तो वॉल्यूम यहां। अब देखो, पहले वॉल्यूम था V1, पहले वॉल्यूम कितना था, V1 पे जो कंसंट्रेशन थी वो थी मान लो C1। जैसे ही मैंने वॉल्यूम डाला कुछ V1 + X, तो कंसंट्रेशन जो कंसंट्रेशन हो जाएगी, सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी। लेकिन कंसंट्रेशन कम होने के साथ साथ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस, यहां क्या है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या होगा, जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब क्यों इनके पास कम वॉल्यूम थी तो पास थे, इन्हीं के पास ज्यादा वॉल्यूम हो गई, तो ये आयंस क्या एक दूसरे से दूर भागेंगे, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जैसे ही डाइल्यूशन करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो ईज ऑफ फ्लो वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ईज ऑफ फ्लो ही क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस
बढ़ जाएगी। कंडक्टेंस को हमने किससे डिनोट किया था? जी से। यानी कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस के। और फ्लो ऑफ आयंस कब बढ़ेगा? जब डाइल्यूट, हम किसी भी सॉल्यूशन को ज्यादा डाइल्यूट कर देंगे। द ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस द ग्रेटर इज द कंडक्टेंस। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी डाइल्यूशन ज्यादा होगा तो ये नंबर ऑफ आयंस एक्चुअली में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों? अब सॉल्यूशन की नंबर ऑफ आयंस भी तो बढ़े है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस, या सॉरी, जैसे जैसे हम क्या बोलेंगे कि डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन के साथ ही क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब ये तो थी कंडक्टेंस की बात। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। ये तो थी कंडक्टेंस की बात, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना पूरा, वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बुक में भी आपको मिल जाएगा पढ़ने को। यहां तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। यहां तो पढ़ने के लिए बहुत सी बुक हैं, बहुत सी बुक है। एनसीईआरटी में दिया है, प्रदीप की बुक में दिया है, एबीसी में दिया है, सब में दिया है। जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, हायर एजुकेशन की भी, उनमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है इसको कि वेरिएशन कैसे कैसे होती है, उसी चीज को पढ़ना है। अभी तक तो हमने पढ़ा है सिर्फ कंडक्टेंस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। एक्चुअल में कंडक्टिविटी है क्या? कंडक्टिविटी है क्या? वैसे तो ये है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, यही तो कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी होती क्या है? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? उसकी कंडक्टिविटी बोलते हैं। डाइल्यूशन के बाद क्या होगा? जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं, पूर्ण डाइल्यूशन, क्या हो जाएगा? द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो, सिंपल सी बात थी, मेरे पास क्या है? ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, सॉरी कंसंट्रेशन है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम है, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं, वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? कि वॉल्यूम का बढ़ना। टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा, टोटल वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन के बाद जो कंसंट्रेशन होगा आयंस का पर सेंटीमीटर क्यूब, अब वॉल्यूम इतनी थी, डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम इतनी हो गई। पहले कंसंट्रेशन क्या थी? इतनी वॉल्यूम के अंदर थी, अब वॉल्यूम बढ़ गई। इससे इसमें जाने पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस पर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले इतनी वॉल्यूम के अंदर इतने थे, अब इतने के अंदर हो गए। कहने का मतलब क्या है? मान लो अब देखो, तुम लोग मान लो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दें, ठीक है, छोटे से कमरे में बंद कर दें, तो उस कमरे में जो वॉल्यूम है उस कमरे की, उसके मुकाबले तुम्हारी कंसंट्रेशन फिलहाल तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन जैसे ही तुम्हें बहुत बड़े हॉल में बंद कर दें, 5 ही बच्चे हो, लेकिन हॉल की वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़ी है, हॉल का स्पेस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उस पूरे हॉल की वॉल्यूम के मुकाबले, यानी विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, तुम्हारी कंसंट्रेशन कुछ नहीं है, 5 ही हो, और उसमें कितने आ सकते हैं? 200, 300, 400, 500, 1000 तक आ सकते हैं। तो 5 और 1000 का काम मुकाबला। वही चीज यहां पे है कि जैसे ही डाइल्यूशन करते हैं वॉल्यूम इंक्रीज होती है, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? अपॉन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब डिक्रीजेस। और जब कंसंट्रेशन आयंस की पर सेंटीमीटर क्यूब में डिक्रीज हो जाती है, देयरफॉर द कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी जब पर सेंटीमीटर क्यूब में डाइल्यूशन के साथ साथ आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, तो उसके साथ ही क्या हो जाता है? कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, जब सिंपल सी बात करते हैं, कंडक्टिविटी हमारे लिए क्या थी जी? हमारे लिए क्या थी? कापा A/L, यही तो थी।
सिंपल सी बात है। अब मान लो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसकी लेंथ मैंने 1 यूनिटी मान ली है, यानी कॉलम क्या है जिसकी इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी यूनिटी मान ली है मैंने उसको। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर क्यूब, मैंने उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने उसको क्या मान लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को भी अगर मैं यूनिटी मान लेता हूं तब क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को मैंने मान लिया क्या यूनिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिटी, लेंथ भी यूनिटी, तब क्या होगा जी किसके इक्वल हो जाएगा, जी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा कापा, यानी कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी, कंडक्टिविटी के। सिंपल सी बात है, सिंपल सा रिलेशन है। इसी से हमें पता चलता है कि कंडक्टिविटी क्या है अपॉन डायल्यूशन क्या हो जाती है, अपॉन डायल्यूशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ये तो बात थी कंडक्टिविटी की, यानी नॉर्मल कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे। फिर हमने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी नाम की एक चीज होती है, यानी मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं। ये क्या होती है, ये जो वो कंडक्टिविटी होती है सॉल्यूशन की जिसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम कंटेन करती है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। याद रखना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल सी बात है। कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं। इसको रिप्रेजेंट किससे किया था हमने, कैप एम से, है ना, यानी लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी स्मॉल एम हुई है, ठीक है, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट किया था। मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या थी, मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या थी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ किसका, कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी क्या है हमारे पास, कापा, एंड किसका है, प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम V of an electrolyte containing one of an solution containing 1 mole of electrolyte, यानी इतनी वॉल्यूम V के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर क्या है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर नॉर्मल बात करें तो लैम्डा क्या है, अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करें उसको लैम्डा एम से डिनोट करें तो लैम्डा एम क्या है, कापा इंटू वी। सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करती है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, लेकिन वॉल्यूम कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो इंक्रीज करता है ना। हमने अभी भी क्या पढ़ा, डाइल्यूशन के ऊपर कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। जैसे जैसे डाइल्यूशन हुआ कंडक्टिविटी क्या हुआ, डिक्रीज, कम हुई। लेकिन याद रखना अब इतने में ही 1 मोल था इलेक्ट्रोलाइट, इसी एग्जांपल की बात कर रहा हूं, इसी वॉल्यूम V में क्या था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन जो वॉल्यूम है कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो तो इंक्रीज हो गई। अब जैसे डाइल्यूट किया वॉल्यूम यहां से यहां पहुंच गया, यानी अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो इतनी वॉल्यूम में था, अब वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इतनी वॉल्यूम में है। इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज बीन फाउंड दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन डाइल्यूशन इज मच मोर देन द डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। यानी कि हमें पता है कि कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के ऊपर, लेकिन जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मच मोर देन डिक्रीज इन कंडक्टिविटी। यानी कहने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम का इंक्रीमेंट कंडक्टिविटी के डिक्रीमेंट से ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया, एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि जो वॉल्यूम का इंक्रीज होना है वो कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने से ज्यादा होता है। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसी का मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution। मोलर कंडक्टिविटी increases with dilution। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है विद डाइल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है विद डाइल्यूशन। रीजन क्या था
क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी किसका प्रोडक्ट है, कंडक्टिविटी इनटू में वॉल्यूम, और कौन सी वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब ध्यान देना कि वॉल्यूम बढ़ रही है तो नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स पहले उतनी वॉल्यूम में थे, फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने में हो गए, उससे थोड़ी ज्यादा वॉल्यूम में हो गए, लेकिन वॉल्यूम का इंक्रीमेंट कंडक्टिविटी के डिक्रीमेंट से ज्यादा होता है। एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड आउट किया गया है, इसीलिए ये माना गया है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, वो इंक्रीज करती है किसके साथ, विद डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद बात करते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं। अब इनकी कंडक्टिविटी की वेरिएशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। मुझे पक्का पता है आप सबको याद होगा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सिंपल सी बात है, उसको किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। अब तो कुछ याद आ ही गया होगा, नॉर्मल सी चीज थी, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस सिंपल सा चलना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपली चलना है। ठीक है, देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डीओडी या डीओआई। ठीक है, ये क्या होती है, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, मान लो क्या करते हैं, मान लो दो केस होते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं, पहला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए इनटू आयंस, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। ठीक है, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूं HCl, अगर मैं इसको सॉल्यूशन में डालूं, ठीक है, तो ये क्या देगा, H+Cl-। सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रोलाइट मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल्स लिए, ठीक है, तो 100 मॉलिक्यूल HCl के H+ और Cl- में 100 मॉलिक्यूल थे, इनसे कितने H+ बने 100, कितने Cl- बने 100। ये है कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। कितना, और अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितने टोटल लिए थे 100, और कितने में डिसोसिएट हुआ 100 में, यानी अल्फा कितना आया 1। तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली आयनाइज या अपने आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू अपने आयंस में। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस आपके पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस। सिंपल सी बात है, ये होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कंप्लीटली, जिनका कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अपनी एक्चुअल फॉर्म में सॉल्यूशन में पड़े ही रहते हैं। ठीक है, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या करता है, डिसोसिएशन जब होता है तो क्या, ये किस फॉर्म में डिसोसिएट होता है, CH3COO- प्लस H+। ठीक है, लेकिन पार्शियल डिसोसिएशन होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट बचा ही रहता है। अब अल्फा क्या होगा, अब इसके लिए मैं मानता हूं कि मान लो मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए, किसके, एसिटिक एसिड के, कितने डिसोसिएट हुए, टोटल 10 ही डिसोसिएट हुए। किसमें, 10 में ही डिसोसिएट हुआ, यानी 10 ही मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुए CH3CO- और H+ में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा क्या हुआ
टोटल कितने लिए 100 और कितने में डिसोसिएट हुआ 10 में, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया 0.1। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीटली अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते। अब इन दोनों चीजों की नॉलेज आपको बहुत काम आएगी कब, जब हम वेरिएशन देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ, किसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम वेरिएशन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे वेरिएशन है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कैसे होता है। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, ठीक है भाई। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, उसके बाद वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैसे कैसे ये वेरिएशन होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, बिल्कुल आराम से देखो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, रट्टा मत लगाना। कभी भी रट्टाफिकेशन काम में नहीं लेना है आपको। रट्टा लगाओगे मतलब थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समझो, तो लाइफ टाइम याद रहेगा। लाइफ टाइम नहीं तो कुछ साल तक तो याद रहेगा, जब तक उसको दोबारा नहीं पढ़ लोगे, और दोबारा पढ़ोगे फिर तो इजी है बिल्कुल ही। अब हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मैं लैम्डा एम लिख रहा हूं यहां पे, लैम्डा एम ही है, इसको ऐसे भी लिख दो, बिल्कुल एग्जैक्ट बना देता हूं। ठीक है भाई, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। दो ही केस थे हमारे पास, हमें पता है, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मोलर कंडक्टिविटी की वेरिएशन देखते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ। हमने अभी क्या पढ़ा था कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है किसके साथ, डाइल्यूशन के साथ। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसका इफेक्ट क्या है, कैसा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ। ठीक है, और वहां क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है फॉर मोलर कंडक्टिविटी टू अप्रोच ए लिमिटिंग वैल्यू व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो। कहने का मतलब क्या है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूट कर देंगे सॉल्यूशन को, तब क्या होगा, एक लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगी, यानी उसके बाद उसका कोई डिसोसिएशन नहीं हो सकता। उसके बाद वहां पे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, यानी एक मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू पहुंच जाएगी, लिमिट हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिट हो जाएगी उसकी एक। ठीक है, जो मोलर कंडक्टेंस है, और जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है तब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, द मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू जीरो, यानी कंसंट्रेशन अप्रोचेज टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगी, लैम्डा एम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी किसके साथ, कंडक्टिविटी इंक्रीज विद डाइल्यूशन, इंक्रीज करेगी विद डाइल्यूशन। इनके पास क्या है, एक टेंडेंसी है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करते हैं तो मोलर कनेक्टिविटी की टेंडेंसी होती है, मोलर कनेक्टिविटी अप्रोचेस टू, मोलर, इसको ऐसे लैम्डा में लिख देता हूं ना, मोलर कनेक्टिविटी अप्रोचेस टू ए लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अप्रोच करती है एक लिमिटिंग वैल्यू, यानी वहां उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, लिमिट हो जाती है। व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तभी तो कंसंट्रेशन वहां जीरो हो जाएगी। सिंपल सी बात है, यानी कि देखो बीकर लिया, इतना वॉल्यूम, C प्लस A माइनस में टूट रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंप्लीटली आयनाइज हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका 1 है, यानी डालते ही जितना था सारे के सारे आयंस में टूट गया। अब डाइल्यूशन करते जाओगे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाओगे कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी इनकी,
डाइल्यूशन के साथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पे बात है, जो मोलर कनेक्टिविटी है वो किसके साथ इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन के साथ अब नंबर ऑफ आयंस क्यों डिक्रीज नहीं हो रहे, क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे तो ये C+ और A- ये तो उतना ही रहेंगे ना, क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, इनके पास फर्दर डिसोसिएशन के लिए नीचे कुछ बचा ही नहीं होता ना, तो कितना ही डाइल्यूट करते जाओ नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं होंगे विद डाइल्यूशन, बिकॉज क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन द सॉल्यूशन एट ऑल कंसंट्रेशन, सारे कंसंट्रेशन पे कंप्लीटली आयनाइज्ड होते हैं, और यही तो डेफिनेशन होती है। अब अगर जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो वो मूव नहीं कर पाते हैं, जबकि इनके बीच में वैसा कुछ नहीं होगा, इजीली मूव कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी विद डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि अब जब इसकी डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, लेकिन इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये दूर दूर जाएंगे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, लेकिन डाइल्यूशन के साथ साथ क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग वैल्यू की जब हम बात कर रहे थे कि जब ये अप्रोच करती है कंसंट्रेशन 0 पे अप्रोच कर जाती है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डाइल्यूट करते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। मान लो हमने चीनी ली है, इसमें पानी डालते जा रहे हैं, उसको घोलते जा रहे हैं, कुछ टाइम बाद जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पहुंच जाएंगे तो हमें पानी के अंदर चीनी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, यानी चीनी की कंसंट्रेशन अब पानी की कंसंट्रेशन के मुकाबले क्या हो गई है, 0 हो गई है। तभी उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग वैल्यू या लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस बोलेंगे, या लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेमडा m इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा नॉट m व्हेन, कब, व्हेन C अप्रोचेस टू 0 और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट, यानी कि क्या ऑब्जर्व किया गया है कि वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन में बी गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का, उसको किस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है, लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा नॉट m माइनस AC की पावर 1/2, जहां पे A क्या है, कांस्टेंट है, A क्या है, कांस्टेंट है, और A नोट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 8, A नोट M क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, A नोट M क्या है, मोलर कंडक्टिविटी 8 इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी, जब नोट लगा दिया इसका मतलब वो मोलर कनेक्टिविटी किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगी, जो मोलर कनेक्टिविटी वो किसके इक्वल होगी, मोलर कनेक्टिविटी किसके इक्वल होगी, लेमडा नॉट m माइनस AC की पावर हाफ। ठीक है, AC की पावर हाफ। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी बाई हक्कल ओनसेजर इक्वेशन, इस इक्वेशन को बोलते हैं डी बाई हक्कल ओनसेजर इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, डी बाई हक्कल ओनसेजर इक्वेशन। और ये सिर्फ लो कंसंट्रेशन पे बढ़िया होल्ड करती है, कहां पे, लो कंसंट्रेशन पर होल्ड्स गुड, यानी ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ लो कंसंट्रेशन के लिए है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर ये फॉलो नहीं करती है। अब इसको कैसे देखा जा सकता है, मोलर कंडक्टेंस को या मोलर कनेक्टिविटी को ग्राफ बनाते हैं, किसके साथ, C की पावर 1/2 की किसके साथ, मोलर कंडक्टिविटी के साथ ग्राफ बनाया जाता है इसका। ठीक है, जब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, क्या आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल ही स्ट्रेट, जैसे अब कोई भी HCl ले लो या फिर KCl ले लो या फिर NaCl ले लो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, सिंपल सी बात है, कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, तो इनकी ग्राफ क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। जब इसके साथ ग्राफ बनाएंगे लेमडा m का, किसके साथ, C की पावर हाफ के साथ ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब देखो जो इंटरसेप्ट होगा वो गिव्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, यानी इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो किसकी वैल्यू देगा, ग्राफ में
इंटरसेप्ट देगा वैल्यू किसकी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू दे देगा हमें। इस ग्राफ में जो इंटरसेप्ट आएगा वो किसकी वैल्यू दे देगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की। और जो स्लोप होगा वो लाइन का किसके इक्वल होगा, स्लोप माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के। कहां से आ रहा है ये सब कुछ, इस इक्वेशन से आ रहा है। मैथमेटिकल इक्वेशन है, 10th क्लास में सीख जाते हो स्लोप वगैरह के बारे में, तो वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। और जो वैल्यू है कांस्टेंट ए की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो डाला गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके साथ, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ। तब तक इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ठीक है। तब कर देता हूं। अब बात करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी की जो वेरिएशन है कंसंट्रेशन के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। अब हमें पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो इंक्रीज होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क पड़ता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ इसकी वेरिएशन का क्या इफेक्ट है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगा। सिंपल सी बात, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब हम बात कर रहे हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो डिसोशिएट करते हैं मच लेसर एक्सटेंट एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या है कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी, वीक molar conductivity of weak electrolytes is less than the molar conductivity of strong electrolytes। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। थोड़ी देर पहले जब मैंने बताया था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनका बहुत कम होता है, अल्फा की वैल्यू बहुत कम होता है, 0.1 के आसपास, अगर हम नॉर्मल एग्जांपल ले रहे थे तो बहुत कम होता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी वहां पे 100% डिसोसिएशन हो जाता है। यहाँ पे कुछ ना कुछ कंपाउंड बच ही जाता है। जब हम वेरिएशन देखते हैं लैम्डा एम की, किसके साथ, विद सी के साथ, पहले जैसे ग्राफ बनाया था वैसे ही अब बनाएंगे। लैम्डा एम का ग्राफ किसके साथ बनाएंगे, सी की पावर हाफ के साथ। जब ग्राफ बनाएंगे तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, मतलब CH3COH का एग्जांपल हम ले सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करती है, कहने का मतलब क्या है, इसके मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं तो जो वेरिएशन है वो बहुत लार्ज है, वेरिएशन इज वेरी लार्ज। जो मोलर कंडक्टेंस और इसके ग्राफ के बीच में जो वेरिएशन है वो बहुत लार्ज है। कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू यानी बहुत लार्ज है, उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन आ रही है, लेकिन यहां एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है, स्टीप लाइन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ एंड वेरी लार्ज एंड सो मच, इतनी ज्यादा है कि सो दैट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये वेरिएशन इतनी लार्ज है सो दैट we cannot obtain the limiting molar conductance at infinite dilution। ऐसी बात ये बोलता है कि अगर ये वेरिएशन इतना ज्यादा लार्ज है कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं ले सकते। कैसे, बाय एक्सट्रापोलेशन ऑफ लैम्डा एम वर्सेस सी की पावर हाफ, यानी इसको एक्सट्रापोलेट करके यानी ग्राफिकली इसको ऐसे प्रेजेंट करके हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सच एज, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर जो है, देखो कैसा बिहेवियर है, बिल्कुल ही स्टीप लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी। अब देखो दूसरी चीज क्या है, यहां जीरो के ऊपर देखो इसकी कंसंट्रेशन कभी भी मैच नहीं कर रही है, सिंपल सी बात है।
तो इसका मतलब क्या है कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर इस वैल्यू को निकालना है लैम्डा एम नोट, अगर निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो वो किससे निकलेगा? कोलरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, यानी कोलरोस लॉ से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन की वैल्यू ही निकाल सकते हैं। ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड तो क्या था, ग्राफ से डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट किया, स्लोप निकाला, इंटरसेप्ट निकाला, वैल्यू मिल गई हमें लैम्डा एम की। जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या था, हमें तो इंटरसेप्ट था वही दे रहा था लैम्डा एम नोट की वैल्यू, है ना, सिंपल सी बात है। अब रीजन क्या है कंडक्टेंस बिहेवियर का, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ये कंडक्टेंस बिहेवियर है इसका रीजन क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, ये तो पूरा अभी तक का जितना था पूरा नॉर्मल बातें थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ग्राफिकल रूप से हम इसको निकाल नहीं सकते हैं, बस इतनी बात बताइए अभी तक। तो अब देखो, अब बात क्या करता है कि एक्चुअल में वेरिएशन कैसे है, इस वेरिएशन को हम समझ कैसे सकते हैं, यानी इस ग्राफ को कैसे समझना हमें, वो बात करते हैं अभी। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जब हम वेरिएशन को देखते हैं विद डाइल्यूशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। इसकी वेरिएशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ आयंस, यानी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने हैं। अब मान लो मेरे पास ये बीकर है, इतनी कंसंट्रेशन थी पहले, C+A- था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, बाद में मैंने डाइल्यूशन कर दिया, ये डाइल्यूशन की बात है, डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम इतनी बढ़ गई, लेकिन डाइल्यूशन के बाद वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ते ही अब इसके पास जो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट बचा हुआ था, जो डिसोल्व नहीं हुआ था यानी डिसोसिएट नहीं हुआ था, जैसे ही और सोल्वेंट डाला और सोल्वेंट डाला उसके अंदर, तो ये वाला जो सोल्यूट जो बचा हुआ था यानी इलेक्ट्रोलाइट जो बचा हुआ था, जो डिसोसिएट नहीं हुआ था, ये भी डिसोसिएट हो जाता है, यानी कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। कब? जब जो डाइल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा 1 के इक्वल हो जाती है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज कंप्लीट, यानी डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है भाई। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही डाइल्यूशन किया वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम के कारण क्या हुआ, जो बचा हुआ था अनडिसोसिएटेड वो भी डिसोसिएट हो गया। कंप्लीट डिसोसिएशन होते ही क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है, विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस एंड एज अ रिजल्ट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज और मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस। जो लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। किसके इक्वल आ जाएगी, जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस की होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1, क्योंकि अब क्या है, पूरा का पूरा क्या है, डिसोसिएट हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ा, डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ, और जैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस। और इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, लैम्डा एम नॉट को, इसको एक्चुअली हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोलरूस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से। किससे कर सकते हैं, कोलरूस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से। ठीक है, कंडक्टेंस की बात सिंपल सी बात थी, इसको किससे कैलकुलेट करेंगे, कोलरूस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से, और उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी क्वेश्चन हैं यहां तक के उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है।